हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की। विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। ठीक है, विखंडन एवं संलयन की। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, भारी नाभिक टूट के तो हल्के नाभिक में दो नए हल्के नाभिक बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, भारी नाभिक का टूटकर लगभग दो समान द्रव्यमान, भारी नाभिक का टूटकर लगभग दो समान द्रव्यमान मान के नाभिकों में विभक्त होने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। समझ गए? भारी नाभिक का टूटकर दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब कई बार तो यह स्वतः हो जाता है और कई बार करवाना पड़ता है। ज्यादातर अपने को एक हल्के न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करके करवाना पड़ता है। समझ गए? तो विखंडन कहते हैं। और इसमें काफी इसमें ठीक है, ये एक तो हो गया विखंडन। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उत्पादों के क्रियाकारकों के द्रव्यमानों का योग उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से अधिक होता है। तो क्रियाकारकों के द्रव्यमानों का योग उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से अधिक होता है। समझ गए? और द्रव्यमान में जो कमी होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। समझ गए क्या? ठीक सर। अब ये देखो बेटा, इधर देखो, तो विखंडन इसको बोलते हैं, है ना। अब ये देख, तो विखंडन में क्या होगा, जैसे मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम 235 एक विखंडनीय पदार्थ है, लेकिन अपने आप विखंडित नहीं होता, इस पे न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करानी पड़ती है। क्लियर है? और जैसे ही न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग कराते हैं तो ये दो भागों में बेरियम व क्रिप्टॉन बन जाता है। क्या बनता है बेटा? बेरियम, ये रिएक्शन देखो, बेरियम 141 और क्रिप्टॉन Kr, है ना। याद रखने का तरीका बकरा, कई लोग इसको यूं याद रखते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन को बकरा। बेटा मैं तो यूं याद रखता था, सर आप ऐसे बकरा बकरी करो। बेटा क्या करूं रे बेटा, याद नहीं रहते हैं। ठीक है, याददाश्त कमजोर है। और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी होती है, किसी में 210, किसी में 190, पर अपन 200 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ये तो न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग हुई और फिर एक यूरेनियम 236 बना जो विखंडन होके ये देता बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, ये और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? फिर ये नए न्यूट्रॉन जाके और नए बेरियम उस पे यूरेनियम पे गिरते हैं, फिर ऐसे करके स्वतः चलती है। तो ये देखो, लगभग 2 समान द्रव्यमान, लगभग मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्ट, तो मैं बोल दूं 2, अब ऐसा नहीं है, समझ गया? तो इसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, तो ये सर समझ में आ गई। अब देखो, है ना, तो ये वाली बात हो गई विखंडन की। और द्रव्यमान ज्यादा होगा। अच्छा, जब ये यूरेनियम के एग्जाम्पल कर दीजिए मैंने, जब यूरेनियम 235 का विखंडन न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग द्वारा होता है, न्यूट्रॉनों की बौछार द्वारा होता है, बौछार द्वारा करवाया जाता है, तो 2 या 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। समझ गए? 2 या 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो 2 से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गई? अरे बोलो, वह औसतन 2.5 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। समझ गया? 2 से 3 या 2.5 उत्पन्न होते हैं। तो ये अभिक्रिया, अगर इस अभिक्रिया में आपने कुछ नहीं करा तो हर बार 2.5 गुना होती जाएगी। 1 न्यूट्रॉन से 2.5 न्यूट्रॉन जाके गिरे तो 2.5 गुना होती जाएगी और जबरदस्त ऊर्जा हो जाएगी थोड़ी देर में। इसलिए इस अभिक्रिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया, तो विखंडन 2 प्रकार के, है ना। तो वह अभिक्रिया की एक चेन चल जाती है, अभिक्रिया की एक श्रृंखला चल जाती है, एक श्रृंखला गतिशील हो जाती है,
गतिशील हो जाती है। ठीक है। अतः यूरेनियम का विखंडन, अतः यूरेनियम U-235 का विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक है। यह श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यह श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है। नियंत्रित एवं अनियंत्रित। पहला नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर है। अब देखो नियंत्रित व अनियंत्रित में क्या अंतर है। जैसे ये यूरेनियम 235 है, ये ठीक है, ये न्यूट्रॉनों की बौछार हुई, तो बोल दो 2 से 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे। ये देख, तो मैं तो कह रहा हूँ 2.5 बनते, मैं 2 मान रहा हूं, तो ये 2 नए न्यूट्रॉन बने। फिर ये जाके फिर से 235 पे गिरेंगे, अरे बोलो, फिर से जाके यूरेनियम पे गिरेंगे, फिर 2 नए नहीं लेंगे। तो क्या मैं बोल दूं ये थोड़ी देर में अनियंत्रित हो गई श्रृंखला अभिक्रिया। देख, फिर 4 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, फिर वो 4 यूरेनियम पे गिरेंगे। अरे बोलो, तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ये जीपी चल गई। तो क्या मैं बोल दूं गुणोत्तर श्रेणी में चलेगी ये जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में अभिक्रिया गतिशील हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसका नियंत्रण जरूरी है। अब इसको नियंत्रित करने के लिए जो 2 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए उसमें से एक एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, एक अवशोषित हो जाना चाहिए। तब देखो इधर देख यूरेनियम, तो यहां से अगर इसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में, इधर देख अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मैं बोल दूं अभिक्रिया जीपी, तो ये अभिक्रिया, तो ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा की मात्रा, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। वह थोड़ी ही देर में विस्फोटक हो जाती है। तो थोड़ी देर में भैया विस्फोट की समस्या आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि ऊर्जा बढ़ती लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर है क्या? तो यह हो गया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, सेकंड नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या बेटा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का? बोलो न्यूक्लियर बम, परमाणु बम। तो परमाणु बम में भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम। क्लियर है? अब आ जाए अगला एग्जाम्पल, सेकंड नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या को अवशोषित उत्पन्न न्यूट्रॉनों की अतिरिक्त संख्या को अवशोषित कौन करता? कैडमियम की छड़ों द्वारा, है ना? ये नियंत्रक छड़े बोलते हैं इनको, छड़ों द्वारा। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अवशोषित कर अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाता है, नियंत्रित रूप से गतिशील कराया जाता है। ठीक है, फिर अभिक्रिया नियंत्रित रूप से गतिशील होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? परमाणु भट्टी। एग्जाम्पल
है ना, परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में ये होगा नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी, ठीक है, परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इसका बहुत जीता जाता है एग्जांपल है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, ठीक सर। और प्रत्येक अभिक्रिया में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम के विखंडन की एक अभिक्रिया मैंने याद करा दी, बेरियम क्रिप्टोन, रटनी नहीं है अपने को, लेकिन हाँ जानकारी होनी चाहिए, ठीक सर। तो ये नियंत्रित है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मैंने बता दी तेरे को। अब आ जाओ, है ना, विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ये तो था सॉरी नाभिकीय विखंडन था, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में, संलयन में दो लगभग समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान के हल्के नाभिक, हल्के नाभिक, नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, वह ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में लगभग में दो लगभग समान द्रव्यमान के हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वह ऊर्जा मुक्त करते हैं, इस अभिक्रिया को, ठीक है, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है, दो लगभग, ठीक है सर। तो ये देख, दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। लेकिन संलयन स्वतः नहीं होता, करवाना पड़ता है, तो संलयन की अभिक्रिया को अपने को करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या, 1H2 प्लस 1H2, ठीक है, 1H2 प्लस 1H2 एक एग्जाम्पल ले, इसमें 2He3 बना जो हमने को ये दिया हुआ है, ठीक है, अपन सीधा वही लिखे ना, ये वाली लिखता हूं, 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4, है ना, प्लस 23.8, मैं 24 लिख दूं, लगभग 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चल यही लिख दे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ऊर्जा होती है। क्या, दो ड्यूटेरियम परमाणु मिलते हैं, सूरज में होने वाली अभिक्रिया, ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कार्बन प्रोटॉन, ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का भंडार है, हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप मौजूद है। तो सूरज के अंदर, सूरज का एक तारा, तारे के अंदर खूब सारा हाइड्रोजन का भंडार है और जबरदस्त तापमान है। तापमान जबरदस्त की क्यों जरूरत, अभी मैं बात करूंगा। तो वो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और हर दो ड्यूटेरियम के मिलने से लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या मैं बोल दूं, यह ऊर्जा संलयन की एक, विखंडन की एक अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा से बहुत कम है, लगभग 10 गुना कम है। समझ गया, मतलब 1/10वां भाग है, लगभग 1/9वां भाग एक अभिक्रिया में। लेकिन अभी मैं तेरे को एक और नई पिक्चर बताऊंगा, अभी पहले ये समझ। तो प्रति अभिक्रिया संलयन से ज्यादा विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक साहब, ये अच्छा। लेकिन सर भारी तापमान कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या एक बात बता, दो धनावेश, दो नाभिक करीब आना चाहेंगे एक दूसरे के, बेटा तापमान इतना ज्यादा है, परमाणु नहीं होते वहां इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुका है कक्षा का, अब दो नाभिक है, क्या दो नाभिक एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। दो समान आवेश वाले, दो समान धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनको पास लाना पड़ता है, उसके लिए उच्च ताप रखा जाता है या उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो मैं बोल दूं, संलयन में भी उत्पाद का द्रव्यमान क्रियाकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। सही बात है, तभी तो ऊर्जा मुक्त होगी, कम होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। सुनना ध्यान से, मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त होती है। परंतु संलयन परंतु दो नाभिकों का संलयन करवाना, है ना, मतलब समान आवेशों को पास लाना, धन आवेशों को समान, है ना, करवाना अत्यधिक मुश्किल होता है क्योंकि दो समान आवेशों को मिलाना होता है,
प्रतिकर्षण के विरुद्ध, प्रतिकर्षण के विरुद्ध, प्रतिकर्षण के विरुद्ध, के विरुद्ध जोड़ना होता है, को जोड़ना होता है। ठीक है, समान आवेशों को प्रतिकर्षण के विरुद्ध जोड़ना होता है। तो अत्यधिक, तो अत्यधिक 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 ताप की आवश्यकता, आवश्यकता कितनी, लगभग 10 की घात 6 से 7 केल्विन की आवश्यकता होती है ना। 10 की घात 6 से 7 केल्विन के आसपास के ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि प्रायोगिक रूप से बहुत मुश्किल है, जो कि प्रायोगिक रूप से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, क्लियर है, जो कि प्रायोगिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 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 सूर्य में, सूर्य का ताप अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक होने के कारण वहां संलयन से ऊर्जा मुक्त होती है, वहां संलयन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो वहां संलयन होता है, ध्यान रखना, मुक्त होती है। तो वहां संलयन हो के ऊर्जा मुक्त हो रही है। हाइड्रोजन का भंडार भी है, उच्च ताप भी है, दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है संलयन के लिए। अब देखो प्रति अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं, ये सारी रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है सर? प्रति अभिक्रिया संलयन में, सॉरी, प्रति अभिक्रिया विखंडन में संलयन से प्रति अभिक्रिया विखंडन में संलयन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, समझ गया, मुक्त होती है। तो विखंडन से ज्यादा, संलयन से ज्यादा विखंडन में मुक्त होती है। याद करो कितनी थी, तो मैं बोल दूं विखंडन में कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मच ग्रेटर देन है। संलयन में कितनी है, संलयन में लगभग 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं बोल दूं प्रति विखंडन, तो ये ज्यादा ऊर्जा है। 200 तो बहुत ज्यादा है, 24 से लगभग 9-10 गुना है। अरे बोलो 8 से 9 गुना है। ठीक है, यहां बोल दूं 8 से 9 गुना, 8 से 9 गुना, तो 8 से 9 गुना ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। ये तो प्रति विखंडन ऊर्जा, प्रति संलयन ऊर्जा से 8 से 9 गुना ज्यादा उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक साहब, यह तो प्रति विखंडन। लेकिन प्रति ग्राम या प्रति, देखो अब सुनना, अगर मैं दोनों का देख 236 एमयू लू, इधर देख, परंतु प्रति ग्राम या प्रति द्रव्यमान, जैसे प्रति ग्राम कुछ भी ले लो, जैसे परंतु इधर देख, एक एग्जांपल ले रहा हूं, परंतु 236 एमयू यूरेनियम 236 है ना, जो नाइट्रोजन मिलने के बाद U236 है ना, नाइट्रोजन की बम्बार्डिंग होने के बाद 236 बनेगा ना। मैंने मान लिया इसका द्रव्यमान 236 एमयू है, से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त होगी। अरे एक अभिक्रिया ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, एक यूरेनियम 236 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। लेकिन 236 एमयू 1H2, अब देखो एक 1H2 का द्रव्यमान 2 एमयू होता है, और 4 एमयू में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। देख, 2 ड्यूटेरियम एक में काम आते हैं, देख एक अभिक्रिया में 2 ड्यूटेरियम काम आते हैं, तो 2 और 2 4 एमयू हो गया। अरे बोलो, तो ये 4 एमयू मिलकर इतनी ऊर्जा मुक्त कर रहा है। तो देखो, क्या मैं बोल दूं 236 एमयू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं ये, और 236 एमयू 1H2 ड्यूटेरियम कितनी ऊर्जा देंगे बोलो, 1H2 236 एमयू, तो बोल दूं 1H2 प्लस 1H2
गिव्स यू 2He4 और साथ में लगभग 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं ये 4 AMU काम आया, 2 AMU प्लस 2 AMU है ना, तो ये 4 AMU बराबर 4 AMU। तो मैं बोल दूं 4 AMU ड्यूटेरियम से 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आ जाओ 236 है, तो मैं बोल दूं 236 AMU से, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, 236 AMU से बोलो कितनी आ जाएगी, तो मैं बोल दूं 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई कितने से, 4 AMU से, तो डिवाइड बाई 4 AMU इंटू 236 AMU, ये AMU से AMU गया, तेबीस 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैं बोल दूं क्या लगभग कितना गया, ये देख, 23.8 इंटू, ये करके देख, मैं करके देख रहा हूं, तेबीस 23.8 इंटू 59, तो ये आ गया लेकिन 1404 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं 1404 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहां हुई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 236 AMU। तो क्या मैं बोल दूं प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान के कारण, प्रति एक तो हो गया प्रति विखंडन या प्रति ऊर्जा, प्रति अभिक्रिया, तो प्रति अभिक्रिया तो विखंडन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन प्रति एकांक द्रव्यमान के कारण, प्रति एकांक द्रव्यमान से संलयन में विखंडन से कितनी, तो वहां हुई थी 200 और यहां हुई है ये 7 गुना से 1404 बटा 200, वहां 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी, यहां 1404 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। तो मैं बोल दूं लगभग 7 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 7 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 7 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान, एक तो होता है एकांक द्रव्यमान और एक होता है एकांक अभिक्रिया। तो एकांक द्रव्यमान में तो संलयन में जबरदस्त 7 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है, तो संलयन, इसीलिए संलयन पे बेस्ड रिएक्टर बना रहे हैं लोग, खूब सारी प्रयोग, 8-9 देश मिलके एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, कि वो चाहते हैं संलयन बेस्ड रिएक्टर बने, समझ गए। विखंडन में देखो आप ज्यादा पैसा लगेगा, तो 236 ग्राम यूरेनियम से जितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है उससे कई गुना ज्यादा इससे मुक्त हो रही है। और काम की बात है, देखो बाई प्रोडक्ट है यूरेनियम में, तो बेरियम क्रिप्टोन रेडिएशन गामा रे निकलती है, भारी नाभिक है, रीअरेंजमेंट से गामा रे निकलती है, यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, हल्के नाभिक मिलकर भारी मिल रहा है, तो टूट कुछ रहा नहीं है, उल्टा मिल रहा है, तो कोई रेडिएशन नहीं निकलती है, तो ना तो कोई रेडियो सक्रिय तत्व निकलता है, ना कोई बात, ना कोई रेडिएशन निकलती है, तो सेफ है। यूरेनियम हार्मफुल है, यूरेनियम का विखंडन हार्मफुल है, लेकिन ड्यूटेरियम का संलयन हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। मजा आ गया सर। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देख, तो संलयन में है ना, संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, समझ गए, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है। अब आप सोचो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा गए थे वो विखंडन बेस थे, प्लूटोनियम उसमें था, समझ गए, तो विखंडन बेस बम थे, तो जैसे जितना बम वो गिरा उसने जो तबाही मचाई उससे 7 गुना ज्यादा तबाही वही द्रव्यमान। देखो क्या होता है, एक जहाज के अंदर मैं बम ले जा रहा हूं, तो मेरे जहाज की बम उठाने की कैपेसिटी है, भार उठाने की कैपेसिटी है, मान लो मेरे जहाज ने 2000 किलो उठाया, तो मैं 2000 किलो का बम वर्षक विमान में 2000 किलो के बम ले जा रहा हूं। अब 2000 किलो के बम यूरेनियम से बने हुए या प्लूटोनियम से बने हुए 2000 किलो के बम जो तबाही मचाएंगे, वही 2000 किलो में ड्यूटेरियम या संलयन बेस्ड बम ले जाता, तो वो 7 गुना ज्यादा, वही 200 किलो या 2000 किलो 7 गुना ज्यादा तबाही मचाता, तो जो तबाही मची थी उससे 7 गुना, मतलब ज्यादा विनाशकारी होते हैं। तो संलयन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है ना, प्रति द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, एक ये क्या है बेटा, है ना, वो इनमें जो उत्पाद बनते हैं, उत्पाद रेडियो सक्रिय नहीं होते, अतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, हार्मफुल नहीं पहुंचाते। तो दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, इनमें जो उत्पाद रेडियो सक्रिय है
नहीं होते, उनमें जो उत्पाद रेडियो सक्रिय नहीं होते, तो हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना? ठीक है साहब। कोई इनमें गामा किरणें उत्पन्न नहीं होती, गामा किरणें उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, एक तो गामा किरणें उत्पन्न नहीं होती। बस एक ही ड्रॉबैक है, करवाना मुश्किल है थोड़ा सा, विखंडन बहुत फटाफट हो जाता है। ठीक सर। अच्छा, इकोनॉमिकल है, पैसों की बचत है ना, इकोनॉमिकल है बचत। अरे यार उतने ही पैसों में बहुत ज्यादा ऊर्जा, 7 गुना ज्यादा ऊर्जा दे रहा है ना, पैसों की बचत, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल तो बहुत इकोनॉमिकल है, बढ़िया सस्ता पड़ेगा। यस सर। तो ये सारी बातें विखंडन एवं संलयन की हो गई। ठीक सर। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, सब समझ में आया? क्लियर है? तो सर हमारे को तो सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब अपने को कोई समस्या। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि संलयन तो हो गया, विखंडन भी हो गया। क्या काम की बात है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, कितना ताप चाहिए, इस पर भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। ठीक है, पहले अपन देखते हैं विखंडन, है ना, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु भट्टी, ठीक है, परमाणु भट्टी। तो ये किस पे बेस्ड है? परमाणु भट्टी। यह कार्यकारी सिद्धांत या सिद्धांत लिख दे सीधा, सिद्धांत। यह विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, उपकरण है। ठीक है, यह विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित उपकरण है। इसके मुख्यतः 4 भाग है। ए क्या है? फ्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? ईंधन। ठीक है, ईंधन। सेकेंड है ना, मंदक। ठीक है, तीसरा नियंत्रक छड़े, और चौथा कूलेंट मतलब शीतलक। सर समझ में नहीं, सुनना। सबसे पहले किसी भी चीज को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। मैं स्कूटर चलाऊंगा तो मेरे को पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है? गाड़ी चलाएंगे, कार, तो डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। गैस चलाओ, गैस सिलेंडर की जरूरत, ईंधन, हर चीज को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईंधन की, फिर आगे के भाग अपने आप आते जाएंगे। पहला ईंधन, तो ईंधन के रूप में, इसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम काम में लिया था। यूरेनियम के रूप में यूरेनियम 92 प्रयुक्त होता है। तो ईंधन के रूप में सबसे पहले तो यूरेनियम 92 प्रयुक्त होता है। इसके मुख्यतः 2 समस्थानिक है, मुख्यतः दो समस्थानिक होते तो खूब सारे, मुख्यतः जो मैं अभी जिनकी बात करूंगा 2 समस्थानिक है। कौन से? एक तो 235 और एक यूरेनियम 238। अरे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इसमें से 235 काम का, लेकिन 238 नहीं। ये काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉनों की बौछार जब करते हैं यूरेनियम 235 पे, तो ये बनाता यूरेनियम 236। ये तो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉनों की बौछार करते तो ये यूरेनियम 236 बनाता है। यहां पे न्यूट्रॉनों की बौछार करते तो ये यूरेनियम 239 बनाता है। ये तो यहाँ पे यूरेनियम 235 बनता है, यहाँ यूरेनियम 239। यूरेनियम 239 एक अविखंडनीय पदार्थ है। क्या है बेटा? ये विखंडनीय। तो यूरेनियम 239 एक अविखंडनीय पदार्थ है, और यूरेनियम 236 ये विखंडनीय है। विखंडनीय, ठीक है, ये विखंडनीय है। ये तो यूरेनियम 236 एक विखंडनीय पदार्थ है, और यूरेनियम 239 एक अविखंडनीय पदार्थ है। सर ये विखंड, लेकिन देखो यूरेनियम पे, इस पे न्यूट्रॉन गिरे, इस पे, लेकिन प्रकृति में जब अपन यूरेनियम निकालते हैं तो 99.99% ये मिलता है। 99.99%। ये तो प्रकृति में 99.99% तो यूरेनियम 238 होता है,
और 0.01% चांस है कि ये मिलेगा तेरे को 235। तो 0.01% चांस है कि यूरेनियम 235 मिलेगा और 99.99% चांस है आपको यूरेनियम 238 मिलेगा। और ये एक अविखंडनीय पदार्थ है ना, किसी काम का नहीं है। पर न्यूट्रॉन के ज्यादा गिरने की चांस तो इस पे, दोनों का विखंडन, न्यूट्रॉनों के गिरने मतलब दोनों पे न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करी तो न्यूट्रॉन तो ज्यादातर 238 पे गिरेगा। यार अगर तेने एक भट्टी में यूरेनियम भर रखा है तो उसमें 99.99% यूरेनियम 238 है और मेरे को चाहिए 235 पे बम्बार्डिंग, तो क्या मैं बोल दूं 235 पे बम्बार्डिंग कराने के लिए मुझे न्यूट्रॉनों को 235 पे गिराना है और इसके चांस बहुत कम है, लेकिन वो 235 पे गिरता है। बताता हूं क्यों, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 235 पे जाके धीमी गति के न्यूट्रॉन, धीमी गति के न्यूट्रॉन, धीमी गति, अगर न्यूट्रॉनों की गति धीमी होगी तो 235 पे गिरेंगे और तीव्र गति के न्यूट्रॉन, ये तीव्र गति के न्यूट्रॉन 238 पे गिरेंगे। तो तीव्र गति के न्यूट्रॉन 238 पे जाके गिरते हैं और धीमी गति के न्यूट्रॉन 235 पे जाके गिरते हैं। तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक विखंडनीय पदार्थ है। तो मैं बोल दूं अतः यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों का धीमा होना अत्यंत आवश्यक है। धीमा होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हें थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। तापी न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन ये कमरे के ताप पे होने चाहिए, लेकिन चूंकि इतनी ऊर्जा मुक्त होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ऊर्जा सब में बढ़ती है, तो जो न्यूट्रॉन नए उत्पन्न होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा आ जाती है। तो वो धीमे तो होंगे नहीं, होंगे तो तीव्री, लेकिन मुझे धीमा करना पड़ेगा। भैया तेरे को न्यूट्रॉनों को धीमा करना पड़ेगा, नहीं होंगे वो मेरी लुकआउट नहीं है। तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कहां थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में लिखा है। तो न्यूट्रॉन को धीमा करना अत्यंत आवश्यक है, इन्हें थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। तो अब दूसरा भाग आता है मंदक। अतः मंदक प्रयुक्त किया जाता है। तो मंदक तो नाम से पता पड़ रहा है न्यूट्रॉनों को धीमा कर। यह न्यूट्रॉनों की गति को मंदक न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं इसके रूप में, मंदक के रूप में भारी जल D2O व ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। तो मंदक के रूप में भारी जल व ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। D2O व ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, तो मंदक के रूप में दो चीज, भारी जल और ग्रेफाइट, ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक सर, तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं, मंदक के रूप में भारी जल व ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक साहब, अब एक और नई समस्या पैदा हो जाएगी। सर क्या, तुमने न्यूट्रॉनों को धीमा कर दिया, इधर देख, ये देख 0N1 धीमा न्यूट्रॉन। ठीक साहब, ये जाके किस पे टकराया, यूरेनियम पे 235 पे, क्योंकि धीमा न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे टकराता। ठीक साहब, तो कम से कम 2 नए न्यूट्रॉन, याद है 3 भिन्न अभिक्रियाएं मैंने बताई थी। अरे यार ये 3 भिन्न अभिक्रिया, यहां पे भी लिख लो। चलो, तो यहाँ न्यूट्रॉन, अब ये 3 विखंडन ही है। अरे बोलो, तो 3 भिन्न अभिक्रिया देता है। चाहे ये दे, मेरे को उत्पाद एक याद है, बेरियम क्रिप्टोन वाली, कोई से भी दे, मुझे नहीं पता कौन कौन से उत्पाद भाड़ में गए। या तो 2 नए न्यूट्रॉन बनेंगे, मुद्दे की बात है, या तो 2 नए न्यूट्रॉन, या 3 नए न्यूट्रॉन, या 4 नए न्यूट्रॉन, ये कुछ भी बन सकते हैं। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, औसतन 2.5 बनते हैं। अरे बोलो 2.5 न्यूट्रॉन बनते हैं, है ना, औसत। और साथ में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा तो 2 चीजें होगी, लगभग 2.5 नए न्यूट्रॉन बनेंगे औसतन, कोई भी अभिक्रिया हो, किसी में 2, 3, 4, तो 2.5 नए न्यूट्रॉन और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट औसतन ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है? ठीक साहब, अब ये देखो 2 नए न्यूट्रॉन बने, ये जाके आगे गिरेंगे यूरेनियम पे, फिर 2 नए न्यूट्रॉन बनेंगे 4, फिर ये जाके गिरेंगे, फिर 4 से 8, ये तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, तो मैं बोल दूं जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होगी।
अतः अतः थोड़े ही समय में बहुत अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अनियंत्रित उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉनों के कारण श्रृंखला अनियंत्रित हो जाती है। अतः नियंत्रित करना आवश्यक है। नियंत्रित करना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा? तीसरा भाग काम आता है नियंत्रक छड़े। ठीक है, नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। ये अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, वह श्रृंखला को नियंत्रित रखती है, नियंत्रित रूप से गतिशील कराती है। समझ गए? तो नियंत्रक छड़े क्या करेगी? नियंत्रित रूप से अभिक्रिया गतिशील कराए। कैसे? अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। सर क्या कैडमियम की छड़ों को गिनती आती है? नहीं बेटा। तो सर फिर कैसे नियंत्रित करती है? बताता हूं। देखो इधर देखो, एक दो पेज डिलीट कर। देखो बेटा, हाँ, तो नियंत्रक छड़े क्या करती है बेटा? इधर देख, इसके लिए आपको भट्टी का डायग्राम देखना पड़ेगा। तो अपन इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये कंक्रीट की बनी हुई भट्टी, ये कंक्रीट की भट्टी, चूने पत्थर इसकी कंक्रीट की भट्टी। सर चूने पत्थर की क्यों बनाते हो? लोहे की बढ़िया तगड़ी बनाओ। बेटा तू किसी भी धातु की भट्टी बना ले, हर धातु उच्च ताप पर, यहाँ पे बहुत जबरदस्त ऊर्जा मुक्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अत्यधिक मात्रा में, एक बार नहीं ऐसी कई अभिक्रिया होती है। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है कि बेटा इसका ताप बहुत ज्यादा केल्विन, हजारों केल्विन में पहुंच जाएगा। तो कोई भी धातु वो पिघल जाएगी। समझ गए? और चूना पत्थर मिट्टी ये वो, ठीक है, तो वो नहीं पिघलते। तो पत्थर कभी नहीं पिघलता। सर इरादों में जानो तो पत्थरों को पिघलते हुए देखा? बेटा फालतू की बातें छोड़, पत्थर नहीं पिघलेगा। तो क्या मैं बोल दूं ये कभी गलते नहीं है? तो इसीलिए कंक्रीट की बनाई रहती जाती है। ठीक साहब। और यहां पे देखो बेटा, ऐसे बेलनाकार सिलेंडर लगे हुए होते हैं, इनके अंदर चूरा करके यूरेनियम भर देते हैं कूट के। तो यहाँ पे यूरेनियम भरा होता है, ईंधन। तो ये जो बेलनाकार छड़े होती है बेटा, इनके अंदर ईंधन भरा होता है। ये है ना ईंधन, यूरेनियम 92 ईंधन के रूप में यूरेनियम भर देते हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है, ये वही दो समस्थानिक होते। चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो, 235 238। ठीक है, 99.99% ये होता है, और 0.01% ये होता है। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में तो यूरेनियम 238 होता है, लेकिन 235 विखंडनीय पदार्थ है। ठीक सर। यहां पे अपन एक कंगे नुमा ऐसी ग्रिड बना लेते हैं, कंगे नुमा ऐसी ज्यामिति। क्लियर है? ये तो ये कैडमियम की छड़ों की एक ग्रिड होती है। ये कैडमियम का कंगा एक तरीके से, ये कैडमियम की छड़े, ठीक है। ये नियंत्रक छड़े, जिनको नियंत्रक छड़े बोलते हैं ना अपन, नियंत्रक छड़े। ये चित्र हो गया इसका। ठीक है, अब सुनना इसका भी मैं। और यहाँ पे बीच में फ्यूल भरा होता है, ये देख, ये नीले कलर का, ये भारी जल। ये जो छड़ों के इसके बीच में बेलनाकार छड़ों के, ये बेलनाकार ये जो है ना ड्रम, इनके बीच में जो जगह खाली है, ठीक है, ये भरा होता है भारी जल D2O।
D2O या ग्रेफाइट भारी जल, ए मंदक, ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट ये D2O, ठीक है, या ग्रेफाइट, 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 ठीक है, D2O या ग्रेफाइट, ठीक है, भारी जल। क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड, ऐसा भी होता है, ठीक सर। हाँ, तो ग्रेफाइट या भारी जल, समझ गए? अब देखो क्या होगा, इधर देख, जैसे ये येलो कलर ले, यहां से न्यूट्रॉन गया, वो अपने आप धीमा हो जाएगा, भारी जल से गुजरेगा, फिर यहाँ पे यूरेनियम पे गिरा तो अपने आप 235 पे गिरेगा, फिर यहां से 2 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए तो एक न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेगी, मैं कह रहा हूं 3 हुए तो 2 को अवशोषित कर लेगी। तो ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम इसको मैनुअली एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये अपने आप, जैसे अभिक्रिया में ऊर्जा ज्यादा आने लगती है, मैं इसको नीचे कर देता हूं, नीचे करूंगा तो न्यूट्रॉनों को जाने के लिए रास्ता कम मिला तो ये अवशोषित ज्यादा कर लेगी, फिर जैसे अभिक्रिया में कम ऊर्जा होने लगती है मैं इसको ऊपर निकाल लेता हूं ताकि न्यूट्रॉन ज्यादा गिरे और अभिक्रिया बढ़ने लगे, तो बस ऐसे मैनुअली। तो अब ये हीट से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, हालांकि मैं हाथ से भी कर सकता हूं, ठीक सर। तो ये गया, फिर यहाँ पे नए न्यूट्रॉन, फिर धीमा हो गया, फिर यहाँ पे ये न्यूट्रॉन गिरा, फिर नए उत्पन्न हुए तो फिर धीमा हो गया, समझ गए? तो लगातार न्यूट्रॉन उत्पन्न होते, धीमे होते, उत्पन्न होते, धीमे होते और गिरते रहते हैं और ये अवशोषित करता रहता है। ये कैडमियम की छड़ों का कंगा है। जब अभिक्रिया बंद करनी होती है, दीपावली की छुट्टी है, इसको नीचे कर दो तो इसको पूरा शटर डाउन, तो अब जगह ही नहीं बची, सारे न्यूट्रॉन अवशोषित हो गया, भट्टी बंद। सर समझ में आ गई? अभी जापान में एक रिएक्टर फट गया था थोड़े टाइम पहले, तो उसमें ये कैडमियम की छड़ें इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, ये खराब हो गई थी, तो वो रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं हुई, भट्टी ब्लास्ट हो गई, बम की तरह काम करने लग गई। तो भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, इसलिए वो कंट्रोल्ड है और हमारे ऊर्जा काम आ रही है। और अगर यही आप कैडमियम की छड़ हटा दोगे तो ये अनियंत्रित हो जाएगी और भट्टी ब्लास्ट हो जाएगी। इस पूरे को एक रूम में रख दो, ये देखिए पूरी एक रूम में रख दो और यहाँ पे एक पाइप बना दो जहां से आप ये क्या बोलते हैं, अभी ऊष्मा उत्पन्न करूंगा मैं, वो स्टीम बनाऊंगा, उस स्टीम को यहां से ले जाओ पाइप से, इधर देख, यहाँ एक पाइप बना दे, यहाँ एक पाइप बना दे, यहां से स्टीम निकालेंगे अभी, और यहाँ पे एक पंखा लगा दे, टरबाइन, जिसको टरबाइन बोलते हैं ये, और उससे एक कोयल लगा दे और इससे चुंबक लगा दे एनओरेस, ये। तो इस कोयल में जब ये कोयल जब एनओरेस में घूमेगी तो इस पंखे पर जब भाप गिरेगी तो भाप इस पंखे को घुमाएगी, पंखे से कोयल घूमेगी, कोयल घूमेगी तो फ्लक्स परिवर्तित होगा और वो विद्युत धारा बन जाएगी। ये देख इधर बना रहा हूं, वो चित्र देख इधर बना रहा हूं, ये वो पंखा था, ये ब्लेड, ये 4 लगा दे, यहां से गिर रही थी वो स्टीम, ये देख ये पाइप से स्टीम, भाप, भाप नहीं रे भाप, हाँ सर क्या बोला, अरे क्या क्या बोला, इधर देखिए, और यहाँ पे एनओरेस लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बोल दो ये एनएस में चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो यहाँ से फ्लक्स परिवर्तित होकर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, ये यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये बल्ब में, यहाँ बल्ब लगा दे, ये बल्ब चालू हो जाएगा। सर समझ में आ गई? ऐसे बिजली बनाई जाती है। तो परमाणु भट्टी बेसिकली बिजली बना रही है, किससे? ईंधन से। कैसे? ये सब समझा दिया कैसे। चला जाओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताओ परमाणु भट्टी में किस श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है? विखंडन। किस विखंडन की? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात, विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित उपकरण है। विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित उपकरण है। कितने भाग होते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया? विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। कितने भाग है? मुख्यतः 4 भाग है, ईंधन, मंदक, नियंत्रक छड़े और शीतलक। ईंधन के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो ईंधन के रूप में अपन यूरेनियम को काम में लेते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक है, 235, 238, ज्यादा मिलता है 238, पर ज्यादा वाला काम का नहीं है, कम वाला काम का है। तो 235 काम का है। क्यों काम का है? न्यूट्रॉनों की बौछार करने पर 236 बनेगा, जो कि एक विखंडनीय पदार्थ है। कितनी अभिक्रिया? 3 अभिक्रिया देता है। कितने न्यूट्रॉन? किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, औसतन 2.5। तो औसतन 2.5 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और ये अविखंडनीय पदार्थ है, वो 2.5 न्यूट्रॉन आगे जाके अभिक्रिया देते हैं, गतिशील रहती है, और हर अभिक्रिया में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अच्छा, यूरेनियम के विखंडन के लिए धीमी गति के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। इन्हें थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक साहब, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, अब न्यूट्रॉनों को धीमा करना है अगर 235 पे गिराना है, तो धीमी गति के न्यूट्रॉन करने के लिए अपन मंदक काम में लेते हैं। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट। अरे बोलो। अच्छा, क्या नियंत्रक छड़े? कैडमियम की छड़े क्या करती है? अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। ये न्यूट्रॉनों को धीमा करते हैं मंदक, और कैडमियम की छड़े न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को। ठीक साहब। शीतलक, अब आजा चौथा भाग शीतलक। सर वो भाप कैसे बनाते हो तो आपने बताया ही नहीं। तो देख चौथा भाग शीतलक, ये देख तेरी ये परमाणु की भट्टी है, यहाँ पे अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये भट्टी गर्म हो गई, भारी गर्म, भयंकर गर्म, भयंकर गर्म, गर्म। अब यहां से शीतलक है, ये देख ठंडा जल पर नहीं होता अपन दूध की भगोनी, जब अपने दूध का मम्मी गरम गरम गिलास देती है तो भगोनी में पानी भर के उसमें हिलाते, दूध पूरा नहीं डाल देते, उस गिलास को रखते हैं, उसकी बाउंड्री को टच करते हैं,
और हिलाते तो दूध जल्दी जल्दी ठंडा और पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि पानी उस दूध से ऊष्मा ले लेता है, अंदर से बाहर ऊष्मा आती है, वो ऊष्मा लेके खुद गर्म हो जाता है और पानी दूध को ठंडा कर देता है। यस सर, तो मैं बोल दूं यहां से शीतलक प्रवाहित कराएंगे, भारी जल, ठंडा जल, सॉरी ठंडा जल, ये ठंडा जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठंडा जल और CO2 शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है। जब इसको प्रवाहित कराएंगे तो यहां से धमाधम स्टीम बनेगी। अरे बोलो, ये उसके टच होते ही स्टीम, क्योंकि हजारों केल्विन टेम्परेचर है, तो हजारों केल्विन का ताप है। तो मैं बोल दूं जैसे ही भट्टी के ये टच होगी क्या ठंडा जल या क्या नाम इसका CO2, तो भयंकर ऊष्मा बनेगी, ये भाप बनेगी, और वो भाप जा जाके इसके टरबाइन पे टकराएगी और टरबाइन घूमेगा और यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न, धारा उत्पन्न हो जाएगी। यस सर, तो चौथा भाग क्या हो गया? शीतलक, शीतलक के रूप में। तो चौथा भाग क्या हो गया बेटा? भट्टी का फोर्थ पार्ट शीतलक, शीतलक, शीतलक। यह भट्टी को ठंडा को, यह भट्टी के संपर्क में आकर उससे ऊष्मा ग्रहण कर भाप में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टरबाइन वही पंखा टरबाइन पर गिराकर धारा उत्पन्न कर ली जाती है, धारा उत्पन्न कर ली जाती है। ठीक है, टरबाइन पर गिराकर धारा उत्पन्न कर ली जाती है। ठीक है, ये समझ गए। और इसके रूप में शीतलक के रूप में, इसके रूप में ठंडा पानी है ना, ये लिख लो पहले, ठंडा पानी या CO2 प्रयुक्त की जाती है, CO2 प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है? तो ठंडा जल या CO2 प्रयुक्त करते हैं। यह भट्टी के संपर्क में आकर उससे ऊष्मा ग्रहण कर भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसे टरबाइन पर गिराकर धारा उत्पन्न कर ली जाती है। समझ गए क्या? यस सर। तो ये सारे हिसाब किताब हो गए। ठीक है, तो ये परमाणु भट्टी मैंने बहुत क्लियर तरीके से समझा दी। एक और होता है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक है ना, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। एक होता है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। ठीक है, के ये होता है अगली पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या बटा अगली पीढ़ी में बटा पिछली पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या, पिछली में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात। समझ गए? अगली बटा पिछली का अनुपात। सर क्या मतलब? बताता हूं। जैसे मैंने 1 गिराया और 2.5 उत्पन्न हुआ है, तो बोल दो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक 2.5 हो गया। देख यूरेनियम की अभिक्रिया जो मैंने लिखी थी भट्टी में, ये देख, है ना? बता इस कहां गई रे? ये रहा। बता इस अभिक्रिया का न्यूट्रॉन गुणन गुणांक कितना है? तो क्या मैं बोल दूं 1 न्यूट्रॉन गिराया मैंने यहाँ पे 235 पे, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन गिराया 235 पे, 236 बना और 3 अभिक्रिया थी उसमें, इसका गुणन गुणांक 2 है, तो इसका K बराबर 2 है। अरे बोलो, इसका K बराबर 3 है, इसमें 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। और मैं बोल दूं पिछली पीढ़ी में 1 गिरा, इसमें 4, तो 4, तो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक एक अभिक्रिया का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, औसतन 2.5 है, तो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक 2.5 होता है। अरे बोलो, हमारी परमाणु भट्टी का न्यूट्रॉन गुणन गुणांक औसतन 2.5 है, तो है ना। यूरेनियम U-235 का K औसत, K एवरेज कितना है? 2.5, लगभग 2.5 न्यूट्रॉन नए उत्पन्न होते हैं, 2.5 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये अच्छा। अब देखो, अब अगर तुम कंट्रोल करोगे, इधर देख, K बराबर K लेस देन 1, या चल K बराबर 1 पे अभिक्रिया को क्रांतिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्रिटिकल, है ना। तो रिएक्शन क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब नहीं भयंकर हो गई, नहीं। क्रिटिकल मतलब अगर इससे ज्यादा कर दिया तो अनियंत्रित हो जाएगी, इससे कम कर दिया तो बंद हो जाएगी, ये क्रिटिकल कंडीशन। K ग्रेटर देन 1 तो विस्फोटक, है ना, तो विस्फोटक कंडीशन। K ग्रेटर देन 1 पे क्या है? K ग्रेटर देन 1 पे विस्फोटक। तो K ग्रेटर देन 1 पे विस्फोटक हो जाती है, K इक्वल टू 1 पे क्रिटिकल कंडीशन है, K लेस देन 1 पे अभिक्रिया बंद,
स्टॉप। समझ गए? के लेस देन 1 पे बंद हो जाएगी, के ग्रेटर देन 1 पे विस्फोटक हो जाएगी, और के बराबर 1 पे क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, समझ गए? अब इधर देखो, हाँ अब देखो, क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान, यूरेनियम U-235 का न्यूनतम द्रव्यमान का, देखो आप न्यूट्रॉन गिराओगे तो क्या होता है, बहुत कम, बहुत छोटा, यूरेनियम का बहुत कम द्रव्यमान होता है। जैसे आप 1 ग्राम लोगे तो बहुत कम होगा, समझ गए? तो बहुत कम द्रव्यमान में न्यूट्रॉन के एस्केप करने के या होता ना, न गिर पाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यूरेनियम का न्यूनतम द्रव्यमान, न्यूनतम द्रव्यमान, द्रव्यमान, ताकि विखंडन संभव हो सके, ताकि विखंडन संभव हो सके, विखंडन, विखंडन, विखंडन संभव हो सके, संभव हो सके को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए? वो न्यूनतम द्रव्यमान जिससे विखंडन संभव हो सके को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है क्या? सर समझ में आ गई? चलो बेटा, ओके।